प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर हमारी बच्चों ये थर्ड होगी। ठीक है, हमारा जो आज का चैप्टर है बच्चों आपका चैप्टर नंबर 4। ठीक, इसका बच्चों आज का जो लेक्चर होगा आपका वो लेक्चर नंबर होने वाला है 2। ठीक है, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज हम क्या पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे न्यूटन के गति के नियम पढ़ने वाले। तो न्यूटन ने गति के बारे में अपने 3 नियम दिए थे, जैसे यहाँ पर बच्चों आप सभी जानते होंगे। तो देखिए, न्यूटन गति का बच्चों यहाँ पे प्रथम नियम है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्या कहता है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार बच्चों, यदि कोई वस्तु आपकी विराम की अवस्था में तो विराम की अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु आपकी गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में बनी रहेगी, जब तक कि कोई सा बच्चों बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था को परिवर्तित ना कर दिया, तो उसकी विराम की अवस्था को बच्चों बदले या उसकी गति की अवस्था को बच्चों बदल दे। ठीक है, या बदलने का प्रयास करे। ठीक है, तो ये न्यूटन की गति का बच्चों आपका प्रथम नियम है और यही नियम बच्चों आपका जड़त्व का नियम भी होता है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों, आपका जो जड़त्व का नियम होता है वो न्यूटन के नियम के समतुल्य होता है ना। या न्यूटन का नियम कह दो या जड़त्व का नियम कह दो। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या बताया इन्होंने इसमें। न्यूटन ने 1642 से लेकर 1727 के बीच में गैलीलियो की अवधारणा के आधार पर गति के विषय 3 नियम प्रस्तुत किए। ठीक है, तो इसके अनुसार बच्चों उसमें क्या बताया गया यहाँ पे कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था अथवा अपनी सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि उस पर अवस्था परिवर्तन के लिए कोई बाह्य बल असंतुलित बल नहीं लगाया जाता। ठीक है, यानी कि कोई बल लगाया जाएगा तो ही वस्तु की अवस्था बच्चों बदलेगी, या तो विराम की अवस्था बदलेगी या गति की अवस्था बदलेगी। ठीक है, आगे देखें, यदि किसी पिंड पर कार्यरत कुल बाह्य बल बच्चों शून्य है तब उसका त्वरण शून्य होगा, और वस्तु का अगर त्वरण शून्य है तो उसमें कोई अवस्था का परिवर्तन बच्चों वहां पर नहीं होगा। ठीक है, तथा त्वरित अवस्था केवल तभी संभव होगी जब उस पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य ना हो। यदि शून्य है तो उसमें कोई भी अवस्था बच्चों परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो बच्चों वो गतिशील अवस्था में बनी रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक कि वो बाह्य बल ना लग जाए। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम अपने। जैसे आपके पास पहला एग्जाम्पल है बच्चों यहाँ पे कि आपके पास एक मेज है ना। यदि हम मेज पर रखी पुस्तक का कुछ समय तक अध्ययन करें, यानी कि अगर मेज आपके पास में उसके ऊपर आपके पास एक पुस्तक रखी हुई है, तो पुस्तक का जो वेट होता है बच्चों वो नीचे की तरफ काम करता है। वेट यानी कि जो आपका mg निकल के यहाँ पर आता है, और मेज इस पे एक प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लगाती है ना, जिसको बच्चों यहाँ पे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिक्रिया बल आर दिखाते हैं। और आप देखते होंगे संतुलन की अवस्था में ना तो ये मेज के नीचे की तरफ जाता है ना ये मेज से ऊपर की तरफ उठता है। तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि जो प्रतिक्रिया बल होगा बच्चों आपका ये जो आर है ना, वो बराबर हो जाएगा वस्तु के भार के, यानी कि mg के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अध्ययन करते हैं कि पुस्तक निरंतर विराम अवस्था में है, पुस्तक पर कोई 2 बाह्य बल कार्यरत हैं, नीचे की ओर कार्यरत गुरुत्वीय बल। ठीक है, नीचे की जो ओर तो जो काम कर रहा है इसका वेट है ना, अर्थात पुस्तक का भार है W, तथा ऊपर की ओर पुस्तक पर कार्यरत मेज की ओर से प्रतिक्रिया बल R। ठीक है, पुस्तक विराम अवस्था में क्यों है, चूंकि जब ये दोनों बल बच्चों बराबर होंगे तो इसका मतलब नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा, और जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो ये वस्तु आपकी गति नहीं करेगी। अतः न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार पुस्तक पर कार्यरत कुल बाह्य बल बच्चों कैसा है, शून्य है ना, शून्य होना चाहिए। अतः पुस्तक का भार W उस पर कार्यरत अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के बराबर तथा विपरीत दिशा में है। ठीक है, इसलिए बच्चों यहाँ पर कुल बाह्य बल जो होगा शून्य हो जाएगा, जिसके कारण वस्तु आपकी विराम अवस्था में बनी की बनी रहेगी। नंबर 2 देखिए एग्जाम्पल बच्चों कि यदि हम एक गेंद की गति पर विचार करते हैं, यानी कि आपकी जो यहाँ पर गेंद है वो गति की अवस्था में आ जाती है, तो उसमें देखिए क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे बच्चों आपकी विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में है तो इसलिए इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, और जब वस्तु गति करती है आपकी तो और यहाँ पे त्वरण आपका 0 नहीं है, यानी कि एक्सेल जब वेग आएगा, वेग में परिवर्तन होगा तो ऑब्वियसली त्वरण आएगा। तो जब त्वरण आएगा तो बच्चों गति करने लगेगी, और एक ऐसी स्थिति होगी जब एक समान गति करेगी। एक समान गति का मतलब जब उसका वेग बढ़ना बंद हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से वो गति करेगा, तो उस केस में उसका जो वेग होगा वो नियत हो जाएगा, तो वो आपकी कहलाएगी बच्चों एक समान गति। एक गेंद की गति पर विचार करें जो विराम अवस्था से चलकर अपने वेग में वृद्धि करती है, तत्पश्चात एक चिकने तल पर पहुंचकर एक समान वेग से गति करने लगती है।
यानी कि गतिमान वस्तु बच्चों गति की अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि कोई उसे बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उसका मतलब बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे अभी आपको बता रखा था जड़त्व के नियम का समतुल्य होता है। तो जड़त्व का नियम भी क्या कहता है, जड़त्व का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु में जड़त्व होता है। अतः जब तक कि कोई बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है तो वस्तु अपने जड़त्व के कारण इस अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, जिसके कारण वो उसी अवस्था में बच्चों बनी रहती है। ठीक है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण वो उसी अवस्था में बनी रहती है। वह बाह्य कारक जो किसी स्थिर या गतिमान वस्तु की अवस्था में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है बल कहलाता है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बच्चों क्या बात है कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है और उसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए हम कोई बाह्य कारक लेते हैं जो उसकी अवस्था को बच्चों परिवर्तित कर देता है। लाइक मेरे पास ये मेरे हाथ पे जैसे आपके पास ये मार्कर रखा हुआ है ना, अगर ये इसी तरीके से बच्चों रहेगा क्यों रहेगा, क्योंकि इसका जो वेट है बच्चों नीचे की तरफ काम कर रहा है और मेरी हथेली इस पर एक प्रतिक्रिया बल आर ऊपर की तरफ लगा रही है जिस वजह से हिलेगा नहीं। लेकिन अगर एक तीसरा बल मैं यहाँ से ले आता हूँ तो जो इसकी नेट फोर्स को बच्चों जीरो नहीं करेगा तो और ये वस्तु आपकी गति करने लगेगी। जैसे ही मैं बल को बच्चों हटा लेता हूँ तो ये अपनी विराम की अवस्था में फिर से ऐसी की ऐसी आ जाएगा। तो यानी कि बाह्य बल की आवश्यकता होगी जब उसकी अवस्था को परिवर्तित बच्चों करवाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो ये तो था बच्चों आपका पहला नियम। ठीक है, अब दूसरा नियम देख लेते हैं बच्चों। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम बच्चों क्या कहता है आपका यहाँ पे ये वाला, ये पहला नियम था बच्चों। ठीक है, अब आगे देखेंगे दूसरा नियम। ये बच्चों आपका दूसरा नियम हो जाएगा। तो दूसरा नियम देखिए बच्चों क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि यदि न्यूटन की गति का प्रथम नियम यह बताता है कि यदि वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है तो उसकी विराम अवस्था या गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यदि वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है अथवा एक गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, यानी कि वेग में परिवर्तन हो, वेग में परिवर्तन कब होगा, जब बल लगेगा। चाल बदलने से अथवा गति की दिशा बदलने से अथवा चाल व गति की दिशा दोनों बदलने से, दोनों ही यहाँ पर चीजें हो सकती हैं, यानी कि बल्कि तीन हो सकती हैं कि उसका वेग बदल सकता है ना, उसकी गति की दिशा बदल सकती है या चाल और गति दोनों की दिशा में परिवर्तन के कारण उसका वेग बदल जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि वेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो स्पष्ट है कि वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न होता है ना, तथा त्वरण का कारण वस्तु पर लगाए गए बल के कारण होता है। क्योंकि त्वरण तभी आएगा बच्चों जब किसी वस्तु पर बल लगेगा, क्योंकि बल लगेगा तो वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण आएगा। बिना बल लगे वेग नहीं बदलेगा, वेग नहीं बदला तो त्वरण बच्चों आपका नहीं आ पाएगा। ठीक है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम वस्तु पर आरोपित बल तथा उसमें उत्पन्न त्वरण में संबंध बताता है। जैसे हम यहाँ पे देखने वाले हैं बच्चों, अभी हम सिद्ध कर देंगे यहाँ पे कि F बराबर जो आपका होगा वो ma हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एक संबंध स्थापित हो जाएगा, यानी कि बल और त्वरण में एक संबंध निकल कर जाएगा, F बराबर ma। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर पर, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुकरणोपाती होती है तथा संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल बच्चों कार्य कर रहा होता है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आपसे कहना चाह रहे हैं, ये आपसे बच्चों इस तरीके से कह रहे हैं कि अगर हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं बच्चों तो कैसे निकाला जाएगा, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे मान के चल लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि कैसे कह रहा है बच्चों आपसे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में माना स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग कितना होगा बच्चों, u होगा। ठीक है, अब द्रव्यमान बच्चों स्मॉल m है, उसका प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, तो उस केस में
उस केस में कितना होगा, प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा बच्चों वस्तु का, इसको हम यहाँ पे बोल देंगे P1 बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका ये u आ जाएगा, प्रारंभिक वेग है ना, तो यहाँ पे आपका बच्चों ये आ जाएगा, यानी कि P1 बराबर का जाएगा mu आ जाएगा। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अब यदि मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट पर आप स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु पर अगर आप F1 लगाते हैं, स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल डेल्टा टी समय, कुछ तो समय तक लगेगा ना, समय तक आरोपित करने पर उसका अंतिम वेग v हो जाता है, जिसके कारण बच्चों अगर हम निकालें यहाँ पे अंतिम संवेग, अब संवेग अंतिम बच्चों क्या जाएगा, P बराबर आपका P2 बराबर आपका mv आ जाएगा। इस समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, तो जैसे डेल्टा टी समय तक बच्चों यहाँ पर काम कर रहा है आपका, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं आपसे, यहाँ पर ये तो हम यहाँ पर क्या सकते हैं, आते हैं अतः डेल्टा टी समय में कितना समय में परिवर्तन हो गया, डेल्टा टी समय में संवेग में परिवर्तन। तो देखिए बच्चों कितना परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पे परिवर्तन अगर निकालते हैं डेल्टा पी बराबर आपका जाएगा P2 माइनस P1। ठीक है, इतना परिवर्तन हो जाएगा। अगर परिवर्तन निकाल लेते हैं यहाँ पे बच्चों, तो देखिए कितनी क्या वैल्यू निकल कर आ जाती है आपकी यहाँ पे, देखिए तो जब परिवर्तन आपने निकाल लिया तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपका निकल आएगा डेल्टा पी इजिकल टू आपका यहाँ पे जाएगा एम यू माइनस सॉरी एम वी जाएगा यहाँ पे एम वी माइनस एम यू, वस्तु का द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो डेल्टा पी बराबर आपका जाएगा बच्चों यहाँ पे एम कॉमन आ गया, यहाँ पे वी माइनस यू आ जाएगा। वी माइनस यू का मतलब बच्चों यहाँ पे वेग में परिवर्तन आ जाएगा। अब जब वेग में बच्चों परिवर्तन यहाँ पे आ जाएगा तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डेल्टा वी, यानी कि वेग में परिवर्तन आकर डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा वी हो जाएगा ना बच्चों यहाँ पे। अब जब डेल्टा वी हो जाएगा तो जैसे आप जानते हैं कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या बताता है आपको कि बल प्रोपोर्शनल होता है बच्चों संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। वैसे समीकरण नंबर अगर 3 मान लेते हैं तो यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपका बच्चों क्या निकल कर जाएगा यहाँ पे एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी निकल कर जाएगा। अगर आप बच्चों इसको देख लेते हैं, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी यानी कि वेग में परिवर्तन की दर आ जाएगा। पर बच्चों वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको बच्चों कहते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को बच्चों क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इससे बच्चों हमको चल जाता है पता कि ये आपका ए हो जाएगा। आप दिखा देंगे चूंकि ए बराबर आपका जाता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, तो उसकी जगह ये आ जाएगा, यानी कि एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों एम ए। क्लियर हो गया, एफ बराबर क्या आएगा एम ए आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपको ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है तो आगे चल लेते हैं। ठीक है, अब जब आगे चलते हैं तो देखिए क्या होगा बच्चों यहाँ पे, जैसे अभी हमारा यहाँ पर आ गया कि एफ बराबर एम में है ना, तो एफ बराबर जैसे आपका यहाँ पर आया एफ बराबर एम में निकल के आ चुका है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे एम तो जो होता है यानी कि एम जो होगा द्रव्यमान होगा, और इसका अगर हम वेक्टर रूप देख लेते हैं यानी कि सदिश रूप देख लेते हैं, जो बल बच्चों आपकी होती है एक सदिश राशि, द्रव्यमान आपका अदिश होगा, त्वरण आपकी एक सदिश राशि होती है, तो ये निकल कर जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं उपयुक्त तो समीकरण न्यूटन के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है, यानी कि मैथमेटिकली इसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, स्पष्ट है कि बल F एक सदिश राशि है जैसे वहां पर दिखा रखा है, त्वरण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वही है जो बल की दिशा में होगा, है ना। तो अतः हमारा सूत्र फॉर्मूला आपका यहाँ पर यह आ जाता है F बराबर एम ए। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों पॉइंट नंबर 1 में आप कि आपका ए प्रोपोर्शनल F है। ठीक है, यदि M नियत है
अर्थात किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होगा और आरोपित बल के अनुपाती होता है यदि द्रव्यमान आपका नियत है। ठीक है। दूसरा एफ ए प्रोपोर्शन 1/m हो जाएगा यदि एफ नियत है। ठीक है। एफ कांस्टेंट होगा तो बच्चों उस केस में आपका एम नीचे चला जाएगा ना, अर्थात वस्तु में उत्पन्न त्वरण उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा यदि बल नियत है। ठीक है। तीसरा एफ प्रोपोर्शन एम होगा यदि आपका त्वरण नियत हो जाता है। ठीक है। अर्थात समान त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमणानुपाती होता है। तो बच्चों आपके 3 नोट डले हुए हैं, इन 3 नोटों का संबंध आपका जो 3 नोट पॉइंट आपके यहाँ पर है इनका संबंध इस समीकरण से है, तो उसको आप देख लेंगे। ठीक है। ऐसे पद्धति में बल का मात्रक बच्चों न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। तो अगर आप इसको संबंध निकाल लेते हैं, कई बार ये क्वेश्चंस में आपको पूछ लिया जाता है कि न्यूटन और बल में संबंध बताइए कि क्या होता है, तो आप यहाँ पे बता पाए कि ये इसमें आपस में संबंध होता है। ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों आपके? एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। न्यूटन क्या है? एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है। डाइन क्या है? डाइन में बच्चों बल का मात्रक है, लेकिन सीजीएस पद्धति में। तो आपके ये हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला है ना आपका, बराबर एम में, यानी कि एम की वैल्यू 1 किलोग्राम, एक का मान 1 मीटर स्क्वायर। जब 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे बच्चों तो 1000 आ जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और सीजीएस पद्धति में सेकंड को समय जो है आपका सेकंड में ही मेजर किया जाता है। तो 3 पावर हुई है बच्चों, है ना, और 2 पावर ये, तो 3 2 बच्चों 5 पावर हो जाएंगे ना। तो उस तरीके से जब यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे इसको तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर बच्चों 5 डाइन। ठीक है। तो आपकी बातें समझ में आ पा रही होंगी, कोई दिक्कत किसी तरीके से? चलिए, अगर यहाँ पे बातें क्लियर हो जाती हैं तो अब आगे चल लेते हैं। अब जैसे बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं, ये बच्चों आपका तीसरा पॉइंट है, न्यूटन गति का तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि जितनी भी आप क्रिया करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे बच्चों उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम चलते हैं सड़क पर, है ना, जब धरातल पर हम चलते हैं तो हम इसलिए नीचे नहीं गिरते हैं क्योंकि हमारा जो वेट होता है, जो हमारी बॉडी का वेट होता है, जो भार होता है, वो नीचे की तरफ काम कर रहा होता है ग्रेविटी की वजह से। लेकिन उतना ही अर्थ यानी कि पृथ्वी हम पे उतना ही बल ऊपर की तरफ लगाती है जिससे हम सामान्य अवस्था में आप धरातल पर चलते हैं। ठीक है। बात समझ में आ रही है? या कोई भी वस्तु किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखी हुई होती है, कोई भी वस्तु अगर आपके पास में है और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रख देते हैं तो वो इसलिए रखी होती है कि उसके द्वारा जो आपका भार लगता है नीचे की तरफ, और वो जो आपका जो जिस वस्तु के ऊपर आप रखते हैं वो वस्तु उस मेज पे या उस ऑब्जेक्ट पे एक जब भार लगाती है, प्रतिक्रिया बल लगाती है, और वो दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो आपकी संतुलन की अवस्था में होती है। तो वहां पर न्यूटन की गति का तीसरा नियम काम करते हैं। अब जब आप एक दीवार पे बॉल को हिट करते हैं तो देन वो बॉल आपके पास वापस उसी स्पीड से आती है जितनी आप स्पीड से आप उसको फेंकते हैं। ठीक है। जितना तेज मारेंगे उतना तेज आपके पास वो गेंद वापस आती है। तो उसको बोलते हैं बच्चों क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे हम क्रिया करेंगे वैसी प्रतिक्रिया बच्चों होगी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, प्रत्येक न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यही बच्चों आपका न्यूटन गति का तीसरा नियम है। ठीक है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्यरत है। माना जैसे हमारे पास में ए और बी, ठीक है, 2 पिंड मान लेते हैं कि आपके पास में बच्चों यहाँ पर इस तरीके से मान लेते हैं कि आपके पास में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ये वाला। ठीक है। यहाँ पर आपके पास में एक काम कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब मान लेते हैं कि आपके पास में एक बच्चों यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये वाला है। ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट बच्चों आपके पास में यहाँ पर ये वाला है। ठीक। अब इसको जैसे यहाँ पे बच्चों मिला लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। आपने इसको मिला लिया। अब अगर इसको देखते हैं यहाँ पे तो इस तरीके से आपके पास में मान लेते हैं कि ये आपके पास में ये कोई एक ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है। ये आपके पास में ये एक ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है। अब जैसे आपके पास है, मान लो बच्चों आपके पास में ऑब्जेक्ट आ गया है, ये मान लेते हैं कि ए ऑब्जेक्ट होगा, ये मान लेते हैं बी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है आपसे कि यदि आपके कोई बल लगाया गया है एफ ए बी यानी कि ए पिंड ए पर बी द्वारा लगाया गया बल, पिंड ए पर बी द्वारा लगाया गया बल, यानी कि जब इस पर कोई वस्तु खींचती है, इस पर जब एक बल लगेगा, यानी कि अगर आपके पास में कोई यहाँ पर ये खिलाड़ी है इस तरीके से जो रस्सी के माध्यम से इसको
खींच रहा है इधर की तरफ, ठीक है। और एक व्यक्ति आपका ऐसे होगा, ठीक है। तो एक बल ऐसे लगता है बच्चों आपका, दूसरा बल आपका ऐसे लगता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि जब आपका ए ऑब्जेक्ट पर यानी कि इस वाले पर बी के द्वारा बल लगाया गया होगा बच्चों, वो ए बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चूंकि बल एक सदिश राशि होती है ना। और दूसरे वाले में क्या आएगा बच्चों आपका, बी द्वारा बी पर ए द्वारा लगाया गया बल, तो एफ बी ए हो जाएगा। ए पर लगाएगा बी के द्वारा, बी पर लगाएगा ए के द्वारा बल। दोनों बल आपस में बच्चों क्रिया प्रतिक्रिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, बल बराबर होंगे आपके, ठीक है। लेकिन जब ये बल आपके बराबर होंगे तो आप इसको नॉट इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि दिशा एक दूसरे के विपरीत है। जब दिशा आपको दिखानी होगी तो आप यहाँ पे दिखा देंगे कि ए बी जो होगा आपका वो बराबर हो जाएगा माइनस के एफ बी ए। चूंकि माइनस जैसे आप लगा देंगे तो दिशा उसकी बच्चों चेंज हो जाएगी, चूंकि कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है, ठीक है। अतः न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार जो नेट फोर्स होगा आपका जीरो हो जाएगा। तो जैसे वैल्यू को निकालेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर ये इस तरीके से बच्चों निकल कर आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी तरीके से यहाँ पे? अगर कोई दिक्कत बच्चों आपको है नहीं तो आगे चलते हैं। जैसे तो उसके बच्चों आपसे यहाँ पर इसके एग्जाम्पल भी ध्यान देंगे। एग्जाम्पल देखिए बच्चों कि बंदूक है ना, गोली छोड़ने पे पीछे की ओर गति करती है। बंदूक जैसे आप फायर करते हैं तो बंदूक पीछे की तरफ फटती है तो क्यों उड़ती है? तो वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार बच्चों ऐसा होता है। बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक गोली पर आगे की ओर बल लगाती है, ठीक है। बंदूक गोली पर आगे की ओर बल लगाती है। यह बंदूक द्वारा गोली पर लगाएगी क्रिया है। न्यूटन के गति विषय तृतीय नियम के अनुसार गोली बंदूक पर बराबर प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में पीछे की ओर लगाती है, जिस कारण बच्चों बंदूक आपकी प्रतिष्ठित होने के कारण पीछे की ओर गति करने लगती है, ठीक है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार बच्चा आपका ये ऐसा होता है। अब जैसे आपका बच्चों दूसरा एग्जाम्पल है वाला, अगर हम इसको बात करें यहाँ पे आपका ये वाला एग्जाम्पल बच्चों 1 हो जाएगा, ये वाला बच्चों आपका एग्जाम्पल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है जेट हवाई जहाज या रॉकेट की गति, ठीक है। तो जैसे आपका रॉकेट गति करता है तो किस तरीके से गति करता है? गैस द्वारा रॉकेट पर लगाएगा बल, है ना। जो गैस बल लगाती है आपको, जिसके वजह से ऊपर की तरफ चलता है, और गैस रॉकेट द्वारा गैस पर लगाएगा बल। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर विपरीत होते हैं, जिस वजह से बच्चों वो आपकी ऊपर की तरफ रॉकेट गति करने लगता है। जेट या हवाई जहाज जो रॉकेट में ईंधन जलाते हैं, जलाने पर अत्यधिक गर्म गैस उत्पन्न होती है, जिससे रॉकेट के निचले भाग में बने छेद से बाहर भेजने के लिए रॉकेट गैस पर बल यानी कि प्रतिक्रिया बल गैस पर बल क्रिया करता है, जिस कारण गैस जेट के रूप में तीव्र वेग से बाहर आती है। न्यूटन गति के विषय तृतीय नियम के अनुसार गैस रॉकेट पर बराबर बल प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाते हैं, जिस कारण बच्चों रॉकेट आगे की ओर गति करने लगता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलेते हैं। अब आगे जब चलते हैं बच्चों तो जैसे भी हमने यहाँ पढ़ा है, यहाँ पर 3 नियम जैसे देखे हैं, तो तीनों नियमों का अगर आप अध्ययन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो देखिए क्या कहता है। पहला नियम क्या कहता है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति एक रेखीय गति में तो एक समान रेखा में गति करेगी। तो यानी कि बल जीरो, वेग नियत हो जाएगा और आपका त्वरण उसमें कोई उत्पन्न नहीं होगा। इसे गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण होता है तो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती या वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि आपको इस तरीके से फॉर्मूले को यहाँ पर ड्राइव कर दिया गया, F बराबर m में, ठीक है। यदि किसी वस्तु पर अनेक बल कार्यरत हों तो वे सभी बल भौतिक रूप से स्वतंत्र होंगे, ठीक है। तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया। प्रत्येक क्रिया बल के समान तथा विपरीत दिशा में बच्चों प्रतिक्रिया होती है। जैसा भी आपको दिखाया F12 तो 2 1 हो जाएगा विपरीत दिशा में, ठीक है। इस तरीके से बच्चों यहाँ देख लेंगे कि क्रिया प्रतिक्रिया बल परस्पर विपरीत दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर आरोपित होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चल लेते हैं। अब जैसा बच्चों संवेग के बारे में बात करते हैं, संवेग क्या है ना। संवेग नॉर्मली क्या होता है बच्चों कि पी पर हम जानते हैं कि एम वी होता है, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, ठीक है। तो जब संवेग कहते हैं बच्चों यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं ये जो आपका निकल के आता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि होती है जिसका फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर आपका निकल के आता है P बराबर mv, ठीक है। अब इसमें संवेग परिवर्तन के लिए डेरिवेशंस पूछ लेते हैं कि संवेग परिवर्तन को दिखाइए किस तरीके से होता है। तो ध्यान देंगे बच्चों कि संवेग परिवर्तन किस तरीके से आपको यहाँ पे निकल के आता है। तो देख लीजिए, जैसे आपने मान लिया कि इस द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इस पर कोई F बल डेल्टा T समय तक आरोपित होता है।
यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग v1 है और डेल्टा टी समय पश्चात उसका अंतिम वेग बच्चों v2 हो जाता है, तो संवेग की परिभाषा के अनुसार प्रारंभिक संवेग क्या होगा? तो बच्चों प्रारंभिक संवेग तो होगा आपका p बराबर एम वी वन, है ना, और डेल्टा टी समय बाद कितना होगा? v2 बराबर आपका एम वी टू। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? अगर इसके बाद देखें बच्चों आपका, तो यहाँ पे निकल कर जाएगा डेल्टा टी समय बाद आपका निकल गया, तो संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन तो कितना परिवर्तन हो जाएगा बच्चों? डेल्टा पी बराबर पी टू माइनस के पी वन हो जाएगा। अब जैसे ही वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा एम वी टू माइनस के एम वी वन आ जाएगा। डेल्टा पी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? आपका एम को माना जाएगा वी टू माइनस के वी वन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो उसको क्या लिख लेंगे यहाँ पे, अगर आपको याद हो, एम इसको लिख लेंगे यहाँ पे डेल्टा वी लिख लेंगे। ठीक है, तो जब बच्चों डेल्टा वी आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा पी बराबर आपका आ गया डेल्टा पी बराबर एम इंटू डेल्टा वी आ गया। फिर दोनों पक्षों में डेल्टा टी से क्या करना है आपको बच्चों? भाग कर देना है। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर आपका जाएगा एम इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये क्या बन जाएगा बच्चों? आपका त्वरण, वेग परिवर्तन की दर त्वरण होती है ना, तो आपका आ जाएगा ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो उसकी जगह आपका जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर एम इंटू ए, और न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बच्चों आप जानते हैं कि यह बराबर आपका होता है एम ए। तो ये एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो आपका आ जाएगा इसलिए बच्चों एफ एक्सटर्नल, है ना, बराबर डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी आ जाएगा। अर्थात किसी वस्तु पर बच्चों क्या होगा? अर्थात किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होगा बच्चों, देखिए ये अर्थात स्पष्ट है कि किसी, देखिए यहाँ पे किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर बाह्य बल के बराबर होती है, और इस संवेग परिवर्तन की दिशा सदैव बल की दिशा में ही होती है। यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो, तो वस्तु के संवेग में कोई बच्चों परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो उसको इस तरीके से करना है। अब आगे देख लेते हैं। अगर आवेग के बारे में बात की जाती है, तो नॉर्मली बच्चों आवेग होता है आपका बल गुना समय, कि किसी वस्तु पर जो बल है वो कितने समय तक आरोपित होता है, तो बल गुना समय की जब गुना कर लेते हैं तो आपको आवेग मिलता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है, तो बल और उसके लगने के समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर एफ बल आपका डेल्टा टी समय तक काम करते हैं, तो बल को जो आवेग होगा बच्चों आपका एफ गुना डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, और एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा भी वही बच्चों बल की दिशा में ही होगी। ऐसा पद्धति में बल का मात्रक बच्चों आपको होता है न्यूटन सेकंड। ठीक है, चूंकि ये न्यूटन हो जाएगा और ये आपका सेकंड हो जाएगा। और वैसे आपको होता है हम किस पद्धति में, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सीजीएस पद्धति में आपको बच्चों होता है डाइन सेकंड या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसका वीएमएस सूत्र बच्चों वही होगा जो आपका संवेग को होता है एम एल टी की पावर माइनस के वन, चूंकि संवेग और आवेग की विमा बराबर होती है। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में क्या रखा है बच्चों यहाँ पे कि 90 यानी कि 90 मीटर पर सेकंड की चाल से 0.04 किलोग्राम का कोई गोली लकड़ी के भारी गुटके में 10⁷ सेंटीमीटर की दूरी चलकर रुक जाती है, तो यानी कि रुक रही है ना, तो उसका मतलब बच्चों आपको यू दे दिया प्रारंभिक में 90 मीटर पर सेकंड हो गया, और आपको एम दे दिया बच्चों कितना 0.04 किलोग्राम है। ठीक है, 10⁷ सेकंड यानी कि 60 सेकंड वाला दूरी दे दिया आपको, 60 सेंटीमीटर। तो उसको जब मीटर में करेंगे तो 60 गुना 10 के बाद बच्चों माइनस के 2 मीटर हो जाएगा। गुटके चलकर रुक जाती है, जब चलकर रुकी तो बच्चों अंतिम वेग आपको हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपसे पूछा कि गोली पर लगने वाला बल को बताना कि बल कितना होगा। ठीक है, नॉर्मली अगर हम देखें बच्चों तो फॉर्मूला क्या होता है बल को बताने के लिए, एफ बराबर एम में होता है। तो हमारे पास एम है, यस है, हमारे पास ए नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको ए निकालना होगा। तो ए को कैसे निकाला जाएगा? अब ए को निकालने के लिए बच्चों आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे आप गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे। गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे बच्चों?
तीसरा जो समीकरण होगा वो क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस प्लस आएगा बच्चों माइनस आएगा। आपको ये ध्यान देना होगा कि यदि वेग घट रहा है 90 से 0 हो गया तो आपको गति के समीकरण माइनस के लगाने हैं। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस के 2as जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो बच्चों v की वैल्यू कितनी है 0, इसकी वैल्यू 90 गुना 90 माइनस के 2 इंटू इसकी जगह एक की जगह क्या लिख देंगे बच्चों f अपॉन में m लिख देंगे और ये बच्चों आपका s हो जाएगा। ठीक है, या एक काम करते हैं अभी इसको हम यहाँ पे यू स्क्वायर ही रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ये आ जाएगा यू स्क्वायर, तो यह हिस्सा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये हिस्सा आपका इधर आ जाएगा तो आपका बन जाएगा 2f(s) अपॉन m बराबर यू स्क्वायर। हमको तो क्या चाहिए f चाहिए, f बराबर बच्चों क्या आएगा यू स्क्वायर इंटू में m अपॉन में 2s आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी 90 गुना 90, m की वैल्यू कितनी है 0.04 अपॉन 2, s की वैल्यू कितनी है बच्चों 60 गुना 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, तो ये वैल्यू बच्चों आपके यहाँ से निकल कर जाती है। तो अब अगर यहाँ से इसको हटा लेते हैं बच्चों यहाँ पे पॉइंट इसका, तो जब ये पॉइंट हटा लेंगे तो नीचे बच्चों 2 0 आ जाएंगी। ठीक है, और जब 2 0 बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा। ठीक है, ये पावर आपकी इससे कैंसिल हो जाएंगी। ठीक, तो आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पे f बराबर 90 गुना 90 बटे में 60 चला जाएगा। जब यहाँ पे बच्चों 60 चला जाएगा तो आपको एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, बातें समझ में आ रही है बच्चों यहाँ पे आपकी। तो अगर ये यहाँ तक बात क्लियर हो पा रही है आपकी तो अब आगे देख लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही बच्चों। 90 हो गया आपका, ये हो गया 60 गुना इसके माइनस के 2 हो गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों 1 2 ये वाला भी तो रह रहा है ना, ये वाला 2 भी तो रह रहा है ना। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो 9 से 27, तो आपका आ गया F बराबर 270 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। अब आगे चल लेते हैं। अब आगे चलते हैं तो बच्चों देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 15 मीटर पर सेकंड की आरंभिक चाल, आरंभिक यानी कि u दे दिया, u बराबर कितना 15 मीटर पर सेकंड की आरंभिक चाल से गतिशील 20 किलोग्राम, m बराबर आपको दे दिया 20 किलोग्राम कि किसी पिंड पर 50 न्यूटन का, F बराबर आपको दे दिया बच्चों 50 न्यूटन का स्थायी मंदन बल, मंदन बल जो बच्चों उसको रोक रहा हूँ, आरोपित पिंड को रुकने में। ठीक है, तो पिंड को रुकने में यानी कि v आपका हो जाएगा 0, रुकने में कितना समय लगा आपको समय निकालना है बच्चों। ठीक है, तो समय कैसे निकाला जाएगा तो ध्यान देंगे जब आपकी गाड़ी रुक रही होगी तो आपको गति के समय को कौन सा लगाने बच्चों माइनस वाले। ठीक है, तो इस केस में बच्चों आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे पहला समीकरण v बराबर u माइनस के at लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया आपके। अब यहाँ पर अगर देखा जाता है बच्चों तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, है ना, यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 15, यहाँ पे a आपको दे नहीं रखा, यहाँ पे हो जाएगा t। तो जब आपको बच्चों a नहीं दे रखा तो एक तो at आ जाएगा, इधर at आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों 15 आ जाएगा। आप a की जगह आप क्या लिख लेंगे f बराबर आपको होता है m में, तो यहाँ से a बराबर क्या जाएगा बच्चों f अपॉन m हो जाएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जब इसको चेंज करेंगे तो f अपॉन में m कर लेंगे इंटू में t कर लेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा बच्चों 15। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको तो t चाहिए, तो t बराबर कितना आएगा 15m बटे में f आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा t बराबर 15 गुना m की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, और f की वैल्यू कितनी है बच्चों 50। ठीक है, f की वैल्यू बच्चों 50 है ना, तो ध्यान देंगे इसको यहाँ पे जब इसको इससे काटेंगे तो 5 तिया 15, ठीक है, 3 दूनी 6, तो t बराबर बच्चों कितना आ गया 6 सेकंड आ गया। ठीक है, इसको इस तरीके से कर लेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको चीज़ें आज की समझ में आई होंगी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद।